हेलो एवरीवन, मैं सौरभ पांडे आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल ट्रिकी बायोलॉजी पे। जैसा कि लाइफ प्रोसेस हम लोग कर रहे थे, लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन वीडियो एक हो चुका है और एक न्यूट्रिशन स्टार्ट किए थे सेकंड वीडियो में, जो लेक्चर सेकंड था। न्यूट्रिशन के पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पूरा कवर कर लिया था और ये आज न्यूट्रिशन का पार्ट 2 है, मतलब कि लेक्चर थर्ड। इसमें हम लोग हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन देखेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी मैंने हेटेरोटॉपिक के सारे टाइप्स बताए थे, तो एक बार जरूर देखें वो वाला वीडियो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि जो जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो रिक्वायरमेंट है, जनरल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेम। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जनरल रिक्वायरमेंट सेम ही है। जैसे ग्लूकोज ऑटोट्रॉपिक ग्लूकोज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेगा एनर्जी बनाने के लिए। प्लांट्स भी उस ग्लूकोज को यूज करेगा एनर्जी बनाने के लिए, और हम लोग भी एनिमल्स भी ग्लूकोज को यूज करेंगे एनर्जी बनाने के लिए। बस डिफरेंट ये है कि वो उस ग्लूकोज को लेगा कैसे, किस मोड से लेगा। तो अगर वो ग्लूकोज को खुद से बनाता है यूजिंग इन ऑर्गेनिक सोर्स, तो उस न्यूट्रिशन को लोग कहेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन उस ग्लूकोज को या खुद से नहीं बना पाता है बल्कि दूसरों पे डिपेंड रहता है उस ग्लूकोज के लिए, तो उसको उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो क्या लिखा है, जितने भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं इस न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर बाय ऑटोट्रॉप्स एंड अदर ऑर्गेनिक सोर्स। ऑर्गेनिक सोर्स मतलब कि खाना। जैसे ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सोर्स ग्लूकोज बनाते हैं। उसी ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं, लेके खा लेते हैं। मतलब हम लोग इनडायरेक्टली किस पे, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है, किसके लिए, फूड के लिए। और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, सन के लिए। सन से डिपेंड है इनडायरेक्टली। कैसे, अगर सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये ग्लूकोज बनेगा नहीं। ग्लूकोज जब नहीं बनाएंगे ऑटोट्रॉप्स तो हम क्या खाएंगे। तो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। यहाँ पे भी ये बात सही है। अब हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हम स्टार्ट करेंगे। टाइप स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं, किस हैबिटेट में रहते हैं, उस हैबिटेट के हिसाब से अपने आप में कुछ चेंजेस लाते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट तो सबका सेम है, ग्लूकोज सबका रिक्वायरमेंट सेम है, लेकिन उस ग्लूकोज का लेने का मोड अलग है। क्यों, एक तो ग्लूकोज की एबिलिटी की वजह से ग्लूकोज की, और दूसरा हैबिटेट की वजह से भी फर्क पड़ता है। जैसे कि मछली है, मछली और पानी में उसको सांस लेना है, तो वहाँ पे सांस लेने के लिए मछली के पास क्या आ गया, गिल्स आ गया। और हम लोग क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, पानी में तो रहते नहीं है, तो हम लोग को मछली क्या लेती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेती है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेने के लिए क्या आ गया, उन सबके पास गिल्स आ गया। तो ये क्या है, एडेप्टेशन है कि नहीं। जहाँ पे जिस हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म रहता है उसके हिसाब से अपने आप को क्या कर लेता है, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाता है। तो वैसे ही न्यूट्रिशन में भी होगा। न्यूट्रिशन में जैसे कि ग्रास है, ग्रास क्या है, स्टेशनरी है, रुका हुआ एक जगह। तो ग्रास जो खाने वाला ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा, उसके पास उतना फुर्ती नहीं होगा। जैसे कि डियर क्या है, भागता हुआ शिकार है, भागता हुआ खाना है। तो उसको खाने के लिए क्या, जो उसका ऑर्गेनिज्म होगा, जो उसका प्रे होगा, जो उसका शिकारी होगा, उसको क्या करना है, उसके अंदर एडेप्टेशन आ गया। जैसे चीता, हिरन को कौन खाता है, चीता के अंदर क्या एडेप्टेशन है, कितना तेज दौड़ता है। और गाय दौड़ता है चीते की तरह, गाय दौड़ता है, नहीं दौड़ता है। तो ऐसे ही एडेप्टेशन के हिसाब से न्यूट्रिशन का 4 टाइप है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसकी डिटेलिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, फूड कहाँ से लेता है, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस, डेड सड़े गले चीज़ों से अपना फूड लेता है। जैसे कि फंजाई आप लोगों ने गांव में देखा होगा, गोबर के ऊपर उगते हुए, गोबर या सड़े चीज़ों के ऊपर उगते हुए देखा होगा। तो ये सड़े चीज़ों के ऊपर क्यों उगता है, क्योंकि ये सड़े गले चीज़ों से क्या करता है, अपना फूड लेता है और वहीं पे ये ग्रो कर जाता है। तो क्या करता है, सड़े गले चीज़ों से अपना फूड लेता है। और ध्यान दीजिएगा, डाइजेस्ट उस फूड को वो बाहर ही कर देता है। मतलब हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग के पेट में जाके डाइजेशन होता है, लेकिन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो डाइजेशन होता है वो सेल के बाहर ही हो जाता है। कैसे, जैसे जो सेल है वो फूड के पास आएगा और क्या करेगा, एंजाइम रिलीज कर देगा। डाइजेशन हमेशा एंजाइम की वजह से ही होता है। एंजाइम रिलीज कर देगा, वो एंजाइम उस फूड को डाइजेस्ट कर देगा और वो डाइजेस्टेड फूड को अपने बॉडी के अंदर लेगा। मतलब शरीर में या फिर सेल में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। इसका डेफिनेशन देखिए, इन दिस मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म derive their nutrients from dead and decaying
ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग, सड़े गले चीज़ों से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी, मतलब फूड मटेरियल को कहाँ ब्रेक करते हैं, अपने शरीर के बाहर, आउटसाइड देयर बॉडी, एंड देन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अपने अंदर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है फंजाई। जितने भी फंजाई होते हैं वो सारे क्या करते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ब्रेड मर्स भी फंजाई है, ईस्ट भी फंजाई है, और एसेट्रा। अब आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन पे। जैसे आप लोग जानते ही हैं, मच्छर एक पैरासाइट है, लीच जो जोंक हो लग जाते हैं हमारे शरीर पर, जोंक भी एक पैरासाइट है। तो इसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। हेट्रोट्रॉफ में तो सारे ऑर्गेनिज्म किसी न किसी के डिपेंड ही रहेंगे, किसी न किसी के ऊपर डिपेंड ही रहेंगे। सेप्रोफिटिक में ये किस पे डिपेंड है, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पे। पैरासिटिक में किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये डिपेंड है, एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, उसको हम लोग होस्ट कहते हैं। डिफिनेशन देखिए, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है, फूड ऑब्टेन कर रहा है, जिससे किसे, होस्ट से। जैसे मच्छर हम लोग से क्या करता है, खाना देता है। तो मच्छर क्या हुआ, मच्छर के हम लोग होस्ट हुए, मच्छर क्या हुआ, पैरासाइट हुआ। टिक्स देखे होंगे, वो कुत्तों में लग जाता है, कुत्तों में लग जाता है, वो कुत्तों का ब्लड सक करता है। टिक्स, लीच जोंक किसी में भी लग जाता है, ये भी क्या करता है, ब्लड सक करता है। टेपवॉर्म जो कि हम लोग के पेट में कीड़ा चले जाते हैं, वो हमारे अंदर जाके ही हमारे ब्लड में से क्या करते हैं, फूड को लेते रहते हैं, हमारे पेट में ही रहते हैं। ये सब क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है। अब आते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या है, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं, जन्म का प्यार, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। वही चीज यहाँ पे भी होगा। क्या लिखा है, when two organism are mutually benefited, दो ऑर्गेनिज्म को एक साथ फायदा हो रहा है, एक साथ रह रहे हैं दो ऑर्गेनिज्म और दोनों को फायदा हो रहा है, उसको हम कहेंगे क्या, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। when two organism are mutually benefited by living in close association में रह रहे हैं, दोनों को फायदा हो रहा है with each other। जैसे इसका एग्जांपल है लाइकिन क्या होता है, एल्गी और फंजाई दोनों साथ रहते हैं। एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है, जो कि फंजाई भी खाता है, और फंजाई क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, मतलब एक घर रहने का जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पे एल्गी रहता है, तो दोनों का फायदा हो रहा है। अब आते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेन टॉपिक हम लोग का यही है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके बारे में डीप में पढ़ना है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है कि होलोजोइक हम लोग का भी न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें क्या होता है, फूड को 5 वे से ट्रीट किया जाता है। पहला इंजेशन, खाते हैं, जैसे हम लोग खाना खाएं, इंजेशन। फिर क्या होगा, डाइजेशन, उस फूड को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होगा, उस डाइजेस्टेड फूड को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, उस डाइजेस्टेड फूड से, उस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी बनाया जाएगा। एनर्जी बनाने क्या कहते हैं, एसिमिलेशन हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड है उसको क्या किया जाएगा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा ईजेशन। तो फूड को 5 वे से ट्रीट किया जा रहा है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। एक बार डिफिनेशन देख लीजिए, ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड ले रहा है इनटू देयर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन से ले रहा है। द इनडाइजेस्टेड फूड इज देन डाइजेस्टेड, वो इंजेशन के थ्रू जो फूड लिए हैं वो अब क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, एंड एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी, एब्जॉर्ब हो गया। यूज फॉर एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइज ऑफ एब्जॉर्ब फूड न्यूट्रिएंट्स, उसका यूटिलाइज करना, यूटिलाइज मीन्स उससे एनर्जी बनाना एंड एनर्जी प्रोडक्शन। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड रिमूव बाय द बॉडी बाय ईजेशन। ठीक है, दिस इज एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। जितने भी एनिमल होते हैं सब यही शो करते हैं। इसका एग्जांपल है अमीबा भी यही न्यूट्रिशन शो करेगा, पैरामीशियम भी यही न्यूट्रिशन शो करेगा, और ह्यूमन बीइंग हम लोग करते हैं। जैसा कि हेट्रोटाइप के चारों टाइप हम लोग देख लिए थे, मेनली होलोजोइक जो लास्ट वाला था, जिसमें फूड को 5 वे से ट्रीट किया जाता है, उसी को हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। 10th के सिलेबस में वही है। तो एनसीईआरटी में हेडिंग है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, मतलब ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है। इस टॉपिक में मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया है। तो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके पास एक ही सेल है, तो पूरे बॉडी से वो न्यूट्रिशन को ले सकते हैं। मतलब कोई बॉडी का पार्ट स्पेशलाइज नहीं है फूड लेने के लिए। जैसे हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम लोग में बॉडी का एक पार्ट स्पेशलाइज हो गया है फूड को इनटेक करने के लिए, जैसे कि माउथ, इसोफेगस
और स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब मिलके एक सिस्टम बना दे रहे हैं जिसको हम लोग कहा जा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक ही सेल है, एक ही सेल से सब कुछ होगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन बाय द इंटायर बॉडी सर्फेसेस, मतलब बॉडी सर्फेस से, पूरे बॉडी सर्फेस से फूड को लिया जाएगा। But the complexity of the organism increase, different part become specialized to perform different function। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब मल्टी सेलुलर होते गए, मोर कॉम्प्लेक्स होते गए, ज्यादा सेल्स उनके बॉडी में आते गए, तो वो उनका बॉडी का एक एक पार्ट क्या होगा, कोई एक पार्ट स्पेशलाइज हो गया किसके लिए, डाइजेशन के लिए। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग अमीबा का मोड देखेंगे, कैसे अमीबा न्यूट्रिशन लेता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड डज नॉट पोसेस अ डिफरेंट सेल। अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, ध्यान रखिएगा। अमीबा क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर, और उसका कोई शेप नहीं होता है, नॉट पोसेस डिफरेंट सेल। अब हॉलो अमीबा का न्यूट्रिशन कैसा होता है, हॉलोजोइक टाइप। हॉलोजोइक टाइप मतलब फूड को 5 वे से ट्रीट किया जाएगा। पहला इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। तो देखते हैं इंजेक्शन कैसे होगा, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे ये कोई फूड पार्टिकल है, ये अमीबा इसके पास आएगा, इस फूड पार्टिकल के पास, ये इसका जो बॉडी सरफेस है, इसको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपने बॉडी सरफेस से बनाता है, जिसको हम लोग सूडोपोडिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, इनटेक ऑफ फूड इन अमीबा अकर बाय अ टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस। सेल सरफेस का फिंगर लाइक एक्सटेंशन, अपने इस सेल सरफेस पे वो क्या करता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऐसे ऐसे बढ़ाता है, उसको क्या कहा जाता है, सूडोपोडिया। इनटेक ऑफ फूड इन अमीबा अकर बाय टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस कॉल्ड सूडोपोडिया which fuse over the food particle forming a food vacuum। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे ये फूड पार्टिकल के पास अमीबा आया और अपने सेल सरफेस को एक्सटेंड करने लगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाने लगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सूडोपोडिया कहेंगे। और ये धीरे धीरे करके पूरे फूड पार्टिकल को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर लेने लगा, और लेके क्या करेगा, फूड एक वैक्यूल बना लेगा। वैक्यूल में आप लोग क्लास 9 में सेल चैप्टर में पढ़े होंगे, वैक्यूल में एंजाइम होता है मेनली यहाँ पे। तो एक वैक्यूल बना दिया और वैक्यूल के अंदर ही फूड पार्टिकल को ले लिया। सेल के अंदर तो लिया, लेकिन सेल के अंदर, जैसे सेल के अंदर लेने के बाद भी एक छोटा सा वैक्यूल है, इस वैक्यूल में फूड पार्टिकल रहेगा। और उसी वैक्यूल में, ध्यान दीजिएगा, उसी वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम रहेगा। डाइजेशन जो होता है वो एंजाइम के थ्रू होता है। डाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में, तो उसमें मैं आप लोग को डीपली बताऊंगा डाइजेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल है, इसमें डाइजेशन कराने के लिए एंजाइम है। तो ये डाइजेशन क्या होगा, वैक्यूल के अंदर ही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डाइजेशन फूड पार्टिकल को अंदर लिया, सेल में आया, सेल में साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में आया फूड पार्टिकल, और उसी वैक्यूल के अंदर क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, जो काम का है, डाइजेशन के बाद क्या होगा, इंजेक्शन हो गया यहाँ पे सूडोपोडिया से, डाइजेशन वैक्यूल के अंदर हो गया, और डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, इस वैक्यूल के अंदर, जैसे ध्यान दीजिए वैक्यूल है, इसमें डाइजेशन होने के बाद काम का चीज भी है और बेकार चीज भी है। जो काम का चीज है, मेनली ग्लूकोज, जो काम का चीज है वो इस वैक्यूल से सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। अब ये जो डाइजेशन हो गया वैक्यूल में यहाँ पे जो फूड का डाइजेशन हो गया है, अब इसमें से काम का चीज क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और एब्जॉर्ब कैसे होगा, इसमें से, इस वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होगा। अब डाइजेशन के बाद काम का चीज भी है उस वैक्यूल में और बेकार चीज भी है, वेस्ट भी है। तो काम का चीज डिफ्यूजन के थ्रू इस वैक्यूल से किसमें आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। और जो वेस्ट मटेरियल है यही वैक्यूल सेल सरफेस तक लेके जाएगा किनारे, और डिफ्यूजन के थ्रू इस सेल के बाहर छोड़ देगा। समझ में आया, वैक्यूल के ही अंदर डाइजेशन भी होगा और वैक्यूल ही इजेशन कराएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इंजेक्शन का पढ़ लिए, सूडोपोडिया के थ्रू होता है। अब डाइजेशन क्या है, इनसाइड द फूड वैक्यूल complex substance are broken down into the simpler one, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब ही होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलर वन में कन्वर्ट करना। जैसे कोई भी लंबा चीज है, मोती का माला है लंबा, तो उसको तोड़ के एक एक मोती निकाल लेना, ये होता है डाइजेशन। तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, इंट्रा मतलब अंदर और सेलुलर मतलब सेल, सेल के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है अमीबा में कैसा होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। और है एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या लिखा है, डाइजेस्टेड फूड देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा। फिर आएगा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब उस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी बनाना। The absorbed food is utilized to meet their energy requirement. Assimilation हो गया, अब होगा इजेशन। The remaining undigested material is removed by the surface। इसी देखो वैक्यूल में ही रह जाएगा
वेस्ट मटेरियल, यही वेस्ट मटेरियल सेल सरफेस के किनारे लेके आएगा वैक्यूल और यहाँ से क्या करेगा, बाहर की तरफ डिफ्यूज कर देगा। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछ लेता है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में फूड पार्टिकल है, बनाने का प्रैक्टिस करते हैं। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब आता है न्यूट्रिशन पैरामीशियम। पहला तो अमीबा का जो होता है वो कोई शेप डिफिनिट नहीं होता है, लेकिन पैरामीशियम का एक फिक्स शेप होता है, तो ये है डिफिनिट शेप। अब ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, मतलब फूड को 5 में से ट्रीट करेगा। कौन कौन सा? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंजेस्टेड बाय डिफरेंट सेल माउथ। देखो तो इसके सेल में एक फिक्स जगह होता है। अमीबा फूड के पार्टिकल के पास सूडोपोडिया बना के पूरे फूड को अपने अंदर कहीं से भी कैप्चर कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसके सेल तो एक ही है, लेकिन एक सेल में कोई एक पार्ट, एक फिक्स जगह, एक वहाँ पे कोई वेस्टिब्यूल मतलब छेद रहेगा जिसके थ्रू फूड अंदर जाएगा। तो वो छेद माउथ का काम करेगा, समझ लीजिए माउथ, उसी छेद से फूड अंदर जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये फूड पार्टिकल, वो अमीबा तो फूड पार्टिकल के पास अपने सूडोपोडिया को फैला दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसके पास फूड पार्टिकल आएगा कैसे, इसके माउथ के पास फूड पार्टिकल आएगा कैसे। तो इसके बॉडी पे पूरा सीलिया होता है, सीलिया ऐसे वीप लाइक मूवमेंट करते रहते हैं, वीप लाइक मूवमेंट करते हैं। इस वीप लाइक मूवमेंट के कारण फूड जो होता है इस माउथ के पास आ जाता है, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, जिसके थ्रू ये फूड है, इसके वेस्टिब्यूल, ये माउथ है, वेस्टिब्यूल के पास फूड आ जाता है। और जैसे माउथ के थ्रू ये फूड को ले रहा है, अपने अंदर लेगा, और जैसे वैक्यूल अमीबा में बन रहा था, यहाँ पे भी फूड को वैक्यूल में लिया जाएगा और वैक्यूल में ही डाइजेशन होगा, मीन्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन, वैक्यूल में ही डाइजेशन होगा। और फिर उस डाइजेशन में से जो काम का चीज़ है वो साइटोप्लाज्म में वैक्यूल में से ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वैक्यूल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे वैक्यूल में क्या है, फूड पार्टिकल है, इसी वैक्यूल में ही डाइजेशन हो जाएगा और डाइजेशन के बाद काम का जो चीज़ है वो इस वैक्यूल में से क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा। और जो बेकार का चीज़ है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो क्या होगा, एक फिक्स जगह से, जैसे एक फिक्स जगह से फूड अंदर आ रहा था जो माउथ का काम कर रहा था, और वैसे ही एक फिक्स जगह होता है एनल स्पॉट, या इसको साइटोपैक कहते हैं। इसी के थ्रू क्या होता है, वो जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर डिफ्यूज कर दिया जाता है। मीन्स वेस्ट मटेरियल इस साइटोप्लाज्म में नहीं आता है, उसी वैक्यूम के अंदर एंजाइम होता है, वो एंजाइम इस फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर देते हैं, और डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है साइटोप्लाज्म में, और अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, एनल स्पॉट से डिफ्यूज हो जाता है। तो एक बार पढ़िए क्या लिखा है, डिफरेंट शेप इंजेस्टेड बाय द डेफिनिट सेल माउथ। एक डेफिनिट सेल माउथ होता है, वहां से इंजेस्ट करता है, जिसको हम वेस्टिब्यूल या साइटोस्टोम भी कहते हैं, माउथ वाले पोर्शन को। द फूड इज मूव टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया व्हिच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। फूड जो है यहाँ तक आया कैसे, मूवमेंट ऑफ सीलिया की वजह से, और ये सीलिया पूरे एंटायर सरफेस ऑफ द सेल है। ये जो छोटे छोटे आपको देख रहे हैं ना, ये सीलिया है, ये न्यूक्लियस है। फिर है इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल में डाइजेशन हो रहा है, एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड फ्रॉम द एनल स्पॉट। जो अनडाइजेस्टेड फूड है इस एनल स्पॉट से इजेस्ट कर दिया जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग।